चलिए बच्चों देखिए, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और उसमें एक मैंने कल बोला था आप लोगों को टॉपिक रिवीजन करके आने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक्चुअल में है तो बेसिक टॉपिक बट बहुत ही जगहों पे आपको काम आएगा। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी एक बॉडी में चार्ज क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा मार्कर एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है, तो हम इसे लीनियर रॉड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर रॉड बोलेंगे। तो इसमें जैसे मान लो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी चार्ज बटा हुआ है, तो इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वैसे ही कोई जैसे ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, तो ये ब्लैक बोर्ड कैसा है बेटा? एरिया, एरिया है ना, ये रेक्टेंगल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एरियल बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे जैसे इसमें मान लो चार्ज हमने दे दिया है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इसे बोलेंगे एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरह से मान लीजिए कोई क्यूब है और उस क्यूब में अगर हम लोग चार्ज को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, तो उसे बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप समझे होंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि किसी भी बॉडी में अगर यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है भाई, ये तो समझ गए। कितने टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटे याद रखिएगा? 3 टाइप्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। कितने टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। 3 टाइप्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, 3 टाइप्स के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट जो होता है वो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? याद रखना, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? लैम्डा से। ठीक है, दूसरा जो है वो कौन सा है? एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको। और एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद देखिए जो तीसरा टाइप है वो कौन सा है? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग यहाँ पे याद रखना रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक और चीज याद रखना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग 1D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। लीनियर का मतलब क्या हो गया? एक ही एक्सिस में रहेगा। वो हो सकता है एक्स एक्सिस हो सकता है वाई एक्सिस हो सकता है जेड एक्सिस हो। ठीक है, वैसे ही एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा? 2D में, यानी 2 डायमेंशन में होगा। किसमें होगा बेटे? 2D, 2 डायमेंशन में। एरिया हमेशा 2D से बनता है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है तो y एक्सिस भी है इसकी और x एक्सिस भी है। ठीक है ना। और वॉल्यूमेट्रिक के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? 3D है। ये क्या है बेटे? 3D। जैसे क्यूब के लिए देखो तो उसकी लेंथ भी होगी, उसकी हाइट भी होगी और उसका क्या होगा? कुछ एक जो आप कह सकते हो कि उसकी कुछ मोटाई यानी विड्थ भी होगी। ठीक है, तो ये 1D 2D 3D आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए जरा देखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो देखो फर्स्ट हम लोग इधर हेडिंग लगा रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग समझो बेटा क्या है। मान लो कि एक ये पतला सा रॉड है, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिए इसे आप देखो, ये हम लोग रॉड को क्या एज्यूम करेंगे? 1D एज्यूम करेंगे। ठीक है बेटा, और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखिए पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पे क्या बोलेंगे कि लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पर मीटर। क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पर मीटर। इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लैम्डा से। और लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ,
चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसी को शॉर्टकट में या फॉर्मूले के टाइप पे क्या लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। ठीक है बेटा, क्या लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। और अभी यहाँ पे आपको केवल यही ध्यान रखना है, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ होता है। और इसको चल करके हम लोग आगे जब पोटेंशियल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पोटेंशियल में और ज्यादा इसकी डेफिनेशन वगैरह पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखोगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि एक कोई भी 1D में कोई भी बॉडी है, लाइक रॉड है, लाइक कोई पतला वायर है, ठीक है, उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। और लैम्डा का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, या लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। अब सुनो ध्यान से एक छोटी बात, एक और बात समझो बेटा, मान लो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और मैं एलिमेंट्री पार्ट कट कर दूं, तो ये अगर मैं एलिमेंट्री पार्ट छोटा सा कट करता हूं तो इसके लिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी dl, और dl लेंथ में चार्ज कितना होगा, छोटा चार्ज होगा, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं क्या, dq चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। dl क्या है, एलिमेंट्री लेंथ है बेटा, क्या है, एलिमेंट्री लेंथ, और dq क्या है, इधर लिख रहा हूं, dq क्या है, एलिमेंट्री, सॉरी स्पेलिंग गलत है, एलिमेंट्री चार्ज है। तो हम लोग यहीं पे अब लैम्डा का फॉर्मूला चेंज क्या हो जाएगा, देखो अगर फॉर एलिमेंट्री लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा, dq बाई dl, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आएगा। क्या लिखेंगे आप, एलिमेंट्री लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू dq अपॉन dl। अब ध्यान दो, आपने सर लैम्डा नहीं चेंज किया, लैम्डा क्या है बेटा, लैम्डा एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन है केवल, जैसे अब आई कैप आप लेते हो तो पूरी एक्स एक्सिस के लिए आई कैप लेते हो, जैसे 10 आई कैप लिख दिया तो क्या है 10 उसकी मैग्नीट्यूड है ना, उसी तरह से जब तक भी लीनियर चार्ज आएगा तो लैम्डा आएगा। और dq अपॉन dl, हाँ अगर एलिमेंट्री ले रहे हो तो लेंथ अगर एलिमेंट्री है तो चार्ज भी एलिमेंट्री होगा। ध्यान रखने वाली क्या बात है कि अगर लेंथ आपने एलिमेंट्री ले लिया तो चार्ज को भी क्या लेना पड़ेगा, तो एलिमेंट्री लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई भाई, इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, दूसरे के ऊपर चलते हैं हम लोग, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग सेकंड चलेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखिए लीनियर चार्ज के बाद हम लोग सेकंड मतलब चलेंगे, और सेकंड में क्या आता है, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, सिग्मा। मान लो कोई भी एरिया है, ठीक है, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, उसमें जो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है बेटा, उसके लिए मत घबराना कभी। ठीक है, ये मान लीजिए, तो अब यहाँ पे चार्ज कितना है, सिग्मा, कितना बेटा, सिग्मा। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू भी क्या होता है, चार्ज अपॉन चार्ज पर यूनिट एरिया होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, क्या लिखेंगे, Q अपॉन ए, और एलिमेंट्री के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू dQ अपॉन dA। क्या हो जाएगा बेटा, एलिमेंट्री के लिए, एलिमेंट्री एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू dQ अपॉन dA। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब देख लो तीसरा भी फटाफट, देखिए थर्ड वाला, ये केवल न्यूमेरिकल में मैं यूज करने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, ताकि आप लोग अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया जाए, सिग्मा यूज किया जाए या लैम्डा यूज किया जाए, तो उसको समझ पाओ। ठीक है, आप देखो, बट इसका टॉपिक जो है कहां पे है, पोटेंशियल में।
आओ अब देखो थर्ड नंबर कौन सा है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे बेटा, रो यूज करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब समझो, फील करो। मान लो ये कोई क्यूब है और इस क्यूब में क्या है, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे। तो देखो इसमें अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रो से करेंगे। और रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और इसी को क्या लिखाएंगे आप, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। क्या होगा, Q अपॉन V। और एलिमेंट्री के लिए क्या कर देंगे, रो इज इक्वल टू dQ अपॉन dV। ये किसके लिए है, एलिमेंट्री वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है बेटे, ये सारे फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखते जाओगे। अगर फिर से मैं समझा रहा हूं, फिर से समझिए, अगर कोई बॉडी लीनियर है यानी 1D में है, जैसे कि एक पतला वायर है या कोई रॉड है और उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, लैम्डा से रिप्रेजेंट करो। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लैम्डा से। और लैम्डा का इधर फॉर्मूला भी मैं लिख दे रहा हूं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन L। ठीक है, क्या होगा, Q अपॉन L। और फिर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 2D में। जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है, तो उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और उसका फार्मूला क्या होता है, और आपको मेनली यहाँ पे फार्मूला ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, Q अपॉन A होगा। ठीक है, और आगे चल करके अगर आप देखते हो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो, तो रो का तो यहाँ पे आपको पता है Q अपॉन V। इसको एज यूजुअल चार्ट टाइप से बना करके लिख लो बढ़िया से कॉपी में, और याद रखना इसको। क्यों, क्योंकि आगे चल करके अभी जितने भी मैं प्रूफ कराऊंगा, जितने भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में और उसके टाइप्स भी बताऊंगा कि जैसे बेटे अभी मैंने कोई भी चार्ज लेकर के उसमें फोर्स नहीं निकलवाया, तो वो किस में निकलवाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में निकलवाऊंगा। इसलिए इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी। ठीक है, एक बेसिक टॉपिक था जो कि आप लोगों को अभी पता नहीं था, बिल्कुल नए थे आप लोग, इसलिए मैंने इसको समझाया। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड से लेंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का टॉपिक है। तो आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, याद होगा आप लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। थोड़ा सा रिकैप कर लो, ठीक है ना। और अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में रखें तो चार्ज को कैसे रखना पड़ेगा, विद साइन रखना पड़ेगा। हेड कहाँ पे होगा, जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, यानी हेड ऑफ R वेक्टर कहाँ पे होगा, जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वहां पे होगा। ठीक है ना, ये सब याद होगा। आइए अब हम लोग एक टॉपिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं। क्या लेते हैं, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड यानी यूनिफॉर्म चार्ज रॉड के बारे में। ठीक है बेटा, क्या ले रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। मतलब समझो बेटा क्या है, मान लो कि एक ऐसे आपके, और ध्यान रखिएगा ये 12th के लिए, क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। और बेटा अगर इस प्रूफ को अच्छे से नहीं समझो, बढ़िया से इस प्रूफ को समझना, अगर इस प्रूफ को आप अच्छे से नहीं समझे तो याद रखिएगा इसका एप्लीकेशन आप नहीं कर पाओगे। और एप्लीकेशन कहां पे पूछा जाएगा,
जेई में पूछा जाएगा, आईआईटी मेंस या एडवांस में और नीट में, बट 12th में क्या पूछा जाएगा, ये जो प्रूफ कराने जा रहा हूं वो प्रूफ पूछा जाएगा। तो आओ देखो, मान लो कि एक चार्ज है, एक कोई क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, यानी पतला सा एक कोई ऐसे करके रॉड है, ठीक है, और उस पे चार्ज कितना दिया गया है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। क्या दिया गया है चार्ज पे, आपको चार्ज उसके रॉड पर कितना है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। लैम्डा कूलम्ब पर मीटर का मतलब क्या हो गया कि इस रॉड पे, पूरे रॉड पे कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रॉड पे है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई भैया। अब देखो यहां पे रॉड के मिड से एक P पॉइंट पर, और रॉड से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, D। डिस्टेंस कितनी है बेटे, D है, ठीक है। और इस पॉइंट से P पर जो एंगल बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है, θ1 बन रहा है। कितना बन रहा है, θ1। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एंगल जो ये बन रहा है वो कितना बन रहा है, θ2 बन रहा है। कितना बन रहा है बेटे, θ2 बन रहा है, और ये θ1 बन रहा है। यहां तक बात समझ में आई। आपको कहां बताना है, इस चार्ज की वजह से, ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है इसकी वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। और आपको क्या दिया गया है कि इस पॉइंट से, यानी अपर पॉइंट से इस P पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, θ1, और इस लोअर पॉइंट से इस P पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, θ2। अब बेटा आपने तो अभी तक किसके लिए पढ़ा था, पॉइंट चार्ज रॉड के लिए पढ़ा, सॉरी पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम कैसे करें, यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज है ही नहीं, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। तो हम क्या करेंगे, कैसे समझेंगे इसको, कैसे हम लोग इसको डील करेंगे। कुछ मत करो बेटा, सबसे पहले देखो इसको मैं दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ, आप क्या कीजिएगा। इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, ठीक है भैया। चलो बहुत बढ़िया। क्या करूं कि रॉड पे इस d डिस्टेंस से y पर जाकर के, कितने डिस्टेंस पर, y पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कट करो, और इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट को आप क्या बोलो, dy। क्या बोलो, dy। यानी मान लो कि चार्ज की पूरी लेंथ कितनी है, l है, उस पे आपने क्या किया कि इस d डिस्टेंस से y ऊपर गए, यानी अपवर्ड गए, y कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। y डिस्टेंस पर आपने कितना छोटा सा कट किया, dy कट किया। तो अब dy जो कट किया उसको आप कैसा ट्रीट करोगे, एज ए पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करोगे। कैसे ट्रीट करोगे बेटा, एज ए पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करोगे। अब dy जो छोटी सी एलिमेंट्री लेंथ ये है, इस पर कितनी चार्ज होगी भाई, तो याद रखना dq चार्ज होगी, अभी बताया था। उस dy पर कितनी चार्ज होगी, dq चार्ज होगी। इतनी बात समझ आई, हाँ भाई इतनी बात समझ आई। और एक बात समझना, मान लो यहां से आप ज्वाइन करते हो तो थीटा पर जाकर के आप डी थीटा का भी एक एलिमेंट्री पार्ट, ये कितना है, डी थीटा, इस पर भी एलिमेंट्री पार्ट कर सकते हो। ये कितना है, थीटा है, ठीक है। थीटा पर जाकर कितना कट कर दो, डी थीटा कट कर दो, ठीक है। दो तरीके हो गए एलिमेंट्री पार्ट कट करने का। एक तरीका हो गया कि भाई डी डिस्टेंस जो दिया गया है वहां से y ऊपर जाकर के dy का कट करो, वहां पे चार्ज कितना होगा, dq होगा। या थीटा जो आपका d डिस्टेंस फ्रेम दिया गया है उससे थीटा जाकर के d थीटा का कट कर दो। इतनी बात समझ आ गई, कोई डाउट नहीं होगा। अब सुनो, अब यहां तक बेटा समझ में आ गया हमें, तो अब हम करेंगे क्या, इसका जो हम लोग ये जो अपना डायग्राम है नाम दे देते हैं POQ दे देते हैं। इस ट्रायंगल POQ जो ये है, मैं इस पे अपना मार्कर मूव कर रहा हूं, POQ ये जो ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, इसको कट करके इधर रख लेते हैं, ठीक है। आइए अब देखिए, ये कितना है आपका d डिस्टेंस है बेटा, और यहां पर कितना चार्ज है, dq चार्ज है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, y है, ये कितना है,
थीटा है, देखो थीटा लिया है ना हमने, थीटा लिया, dy यहीं पे है, ठीक है, dq के पास dy है, इधर साइड में मैं लिख देता हूं dy है, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब देखो यहां पर क्या है, p पॉइंट पर कोई भी एक Q0 चार्ज है जिस पे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बराबर है। अब देखो dq की वजह से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सबसे पहले फोर्स सोचो, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा किधर आएगा, इधर ही आएगी भाई, क्लियर है, इधर ही आएगी। हाँ, अब हमें ये वाला डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ये वाले डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस डिस्टेंस को r मान लूं तो r इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, यहां पे क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है, r अपॉन बेस कितना है, d, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d सेक थीटा, यानी इस r की जगह पे हम d सेक थीटा लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या आएगा, K, चार्ज कितना है यहाँ पे, Q नहीं है ना, dq है, कितना है, dq है, तो क्या लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू k dq अपॉन r स्क्वायर का मतलब d सेक थीटा का होल स्क्वायर। कोई डाउट बेटा, नहीं है ना। अब रुके रहो, अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, इस पर चार्ज कितना था, लैम्डा था ना, इस पर चार्ज कितनी थी, लैम्डा थी, इस रिलेशन से, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते थे, याद करो क्या था, चार्ज अपॉन लेंथ, या एलिमेंट्री में लिखना है हमको, एलिमेंट्री के लिए लिखना है तो क्या लिखोगे, dq अपॉन dy, क्या लिखेंगे, dq अपॉन dy, तो dq इज इक्वल्स टू इस रिलेशन से क्या लिख सकते हैं, d, यहां पे ध्यान दीजिएगा, dq इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा dy, क्या लिख सकते हैं बेटा, dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dy, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो या इधर साइड में लिख भी दो, यहां पे से क्या लिख सकते हैं, dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dy, और कैसे, लैम्डा का भी फार्मूला बताया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, अगर हम लोग एलिमेंट्री के लिए ले रहे हैं तो लैम्डा इज इक्वल्स टू dq अपॉन dy हो जाएगा, वहीं से हमने क्रॉस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस dq की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में उठा के रख दो, तो E इज इक्वल्स टू क्या आ गया, k लैम्डा dy अपॉन d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है, यहां तक तो अगर समझ में आ गया। अब देखो, अब ध्यान से यहां पे सुनने वाली बात, अब देखिए, अगर ये थीटा हुआ बेटा तो ये भी थीटा होगा, ध्यान से देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस dq चार्ज जो हमने काटा है या कट किया है, इस रॉड पे dq बहुत सारे चार्ज होंगे, बहुत सारे होंगे, यानी ये dy एलिमेंट जो ऐसे ऐसे dy एलिमेंट इस पूरे रॉड पे अगर हम देखें तो बहुत सारे होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, समेशन करेंगे उसका, तो समेशन क्या हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का कर सकते हैं, नहीं, अगर स्केलर क्वांटिटी होता तो हाँ जी डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे, लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड तोड़ना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा, हमें कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्रेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया, k लैम्डा dy अपॉन d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो देखो बेटा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट क्या आएगी, अब ध्यान देना फिर से, ये जो ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड इस इधर आ रही है E, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो दो कंपोनेंट में तोड़ रहा हूँ, एक कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट ये है, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी क्या है, थीटा ही, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसके कंपोनेंट अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा, E cos थीटा आएगा। और सुनिए
ये जो रॉड है, रॉड के रिस्पेक्ट में ये कैसा है, परपेंडिकुलर है ना, रॉड के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो सकता है, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है ना बेटा। क्यों है परपेंडिकुलर, देखो ये आपका रॉड है, रॉड से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये देखो मान लो ये आपका रॉड है ये, और ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो 90 डिग्री बन रही है ना, तो इस वजह से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ गया, E cos थीटा। अब सुनो ये वाला देखो, ये कैसा हो गया, ये आपका क्या है, रॉड है, और रॉड के रिस्पेक्ट में ये कैसा हो गया, पैरेलल, यानी ये क्या हो गया, E पैरेलल, यानी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा ध्यान देना ये जनरल डेरिवेशन करा रहा हूं, ठीक है, और मैं आप लोगों को अभी ये θ1 θ2 बराबर नहीं दिया हूं, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट टोटली कैंसल आउट नहीं होगा, इसलिए ये पैरेलल कंपोनेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी ये गलती मत करना भूल करके, हाँ किसी आइडियल केस में दे दिया जाए कि θ1 और θ2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस केस के लिए E पैरेलल नहीं आएगा, उस केस के लिए E परपेंडिकुलर आएगा। E परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये जो रॉड है, रॉड फिर से ध्यान से सुनना, ये जो रॉड है आपकी, रॉड से इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कैसे आ रही है, 90 डिग्री बनाते हुए, तो उसको E परपेंडिकुलर कहा हमने। अगर ये रॉड है और रॉड के ये पैरेलल है तो इसको E पैरेलल हमने कहा। यहां तक बात समझ आया, यानी इस इधर जो कंपोनेंट आएगी उसको क्या बोलेंगे, E परपेंडिकुलर, और इधर जो कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको क्या बोलेंगे, E पैरेलल। तो E पैरेलल कितना हो गया, E sin थीटा हो गया और E cos थीटा हो गया। यहां तक बात समझ आया, चलो यहां तक समझ आ गया, तो थोड़ा सा मैं इधर इस साइड में मिटा रहा हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा चाहिए बेटा। चलो आ जाते हैं, यहां से देखो ये वाला वैल्यू मैंने dq की वैल्यू इसमें जो पुट की थी वो यहां पुट किया था। अब आ जाइए, यहां दो कंपोनेंट आ गए, एक तो आ गया E परपेंडिकुलर, E परपेंडिकुलर कितना था, E cos थीटा था, ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट आया E पैरेलल वो कितना था, E sin थीटा था। इतनी बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब आओ हमारे, सॉरी ये D लिखना है, सॉरी ये D लिखते जाइए, D है ना, क्योंकि देखो dq की वजह से D आएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको D लिखते जाना, ठीक है। चलो देखो ये D लिखते जाना, ठीक है, D इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो और ऊपर भी जो हमारे पास है वो कैसा है, ये लिख लो DE cos थीटा, और इधर भी लिख लो DE पैरेलल कंपोनेंट कितना है, DE sin थीटा। चलो यहां से, ठीक है, DE क्यों, क्योंकि DQ चार्ज है, क्या है, DQ चार्ज है, तो E नहीं लिखेंगे, E जब हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तब लिखेंगे। अब आइए, अब देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात बेटा, अब हम इंटीग्रेशन करने चल रहे हैं, तो इंटीग्रेशन जब हम करने चलेंगे तो देखो एक वेरिएबल तो ये dy हो गया और एक वेरिएबल थीटा हो गया। तो अगर हम लोग किसी एक फंक्शन में दो वेरिएबल्स हो जाएं तो उसका इंटीग्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आओ चेंज कर लेते हैं जरा, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलो, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया, y अपॉन d। कोई दिक्कत नहीं है, d क्या है, कांस्टेंट है, d क्या है, कांस्टेंट लेंथ है, ठीक है ना, ये वाला कांस्टेंट लेंथ दिया गया है। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे, d tan थीटा, इन डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो dy इज इक्वल्स टू, d तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेना, tan थीटा का डिफरेंशिएशन कर, मैं डायरेक्टली यहां पे लिख दे रहा हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड,
दोनों साइड में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, dy इज इक्वल्स टू डी, कांस्टेंट है बाहर निकाला, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है, समझ आ गया? तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको उठा करके अपने डी में रख दो। देखिए इक्वेशन नंबर 2 को पुट कहां करना है आपको, देखिए इसमें पुट कर देना। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, DE इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, k लैम्डा, dy की जगह पे रखो बेटा, तो d sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा अपॉन d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा चलो देखो, d इज इक्वल्स टू इसमें पुट करोगे तो क्या आ जा रहा है, इसमें पुट हो रहा है, ठीक है। तो डी इज इक्वल्स टू क्या है, k लैम्डा, dy की जगह पे क्या लिखेंगे, अब dy की जगह पे पुट कर रहे हैं बेटा, तो क्या लिखेंगे, d sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, d sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा अपॉन में पहले से क्या प्रेजेंट है, d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, एक d से एक d कैंसिल आउट। तो यहीं पे मैं साइड में लिख रहा हूं, या इस डायग्राम को आप लोग बना लेना, ठीक है, ये डायग्राम बना लेना। अब इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसमें मिटा रहा हूं, ठीक है, लिमिट के लिए, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा। चलो ये डायग्राम तो बना लिया ना, इस डायग्राम को आप लोग मिटा लेना, इस डायग्राम को सॉरी बना लेना, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। चलो देखो ये सब लिख लिए होगे, ये सब कुछ समझ गए होगे। चलो देखो अब स्पेस हो गया, तो देखो DE क्या लिखेंगे, यहां से क्या वहां बचेगा, k लैम्डा d थीटा अपॉन d। कब होगा, जब आप dy की जगह पे क्या रखेंगे, d sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। तो देखो d से एक d कट गया, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कट गया, और d थीटा बचा। अब आ जाइए यहां पे, तो DE परपेंडिकुलर कंपोनेंट, DE की जगह पे आप रखो बेटा, क्या रखोगे, k लैम्डा d थीटा अपॉन d इनटू cos थीटा। ठीक है, क्लियर है ना? आ जाओ इसी को थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, तो DE पैरेलल कंपोनेंट k लैम्डा अपॉन d cos थीटा इनटू d थीटा, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन DE परपेंडिकुलर, ठीक है, k लैम्डा बाय d, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। ध्यान दीजिए लिमिट कहां से कहां तक पुट करोगे। अब देखो थीटा 2 से थीटा 1, तो अब ध्यान से सुनना, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस d दिया गया था, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो थीटा 2 है वो डाउनवर्ड में है ना, देखिए ये थीटा 2 डाउनवर्ड में है ना बेटा, तो डाउनवर्ड के लिए क्या यूज करोगे, माइनस थीटा 2, और ये देखो इस एक्सिस से ऊपर थीटा 1 है, तो कितना लिख दोगे, थीटा 1। थीटा 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, और थीटा 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लेंगे, E मान लेंगे, या यहाँ पे नहीं भी यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट E लिखा जाएगा। तो देखिए इसका हम लोग इधर फिर से करते हैं, तो E परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ रहा है, देखो k लैम्डा बाहर हो जाएगा, d cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन सबको पता होना चाहिए, क्या होता है बेटा, sin थीटा होता है। क्या होता है, sin थीटा। लिमिट कहां से कहां तक पुट करोगे, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, ठीक है ना। चलो अब देखो वैल्यू देखेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k लैम्डा अपॉन d
साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। थोड़ा सा स्पेस कम है तो चलो इधर देख लो बेटा, यहां देख लीजिए डी मैं इधर लिख दे रहा हूं। डी जो था वो कितना था, डी का तो वैसे डी थीटा था, ठीक है। चलो इधर देख लो उसको, तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू क्या हमने किया था, के लैम्डा डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1, यही था ना। तो इधर आपको अच्छे से दिखेगा इसलिए मैं इधर ही कर दे रहा हूं। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2। देखिए लिमिट हमने पुट किया, तो ई परपेंडिकुलर कितना आ गया, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 माइनस माइनस प्लस, यानी एक रिजल्ट आपको मिला, वो क्या मिला, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आपका के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। किसकी वजह से, ध्यान दीजिएगा, इस यूनिफॉर्म चार्ज रॉड की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सबटेंड हो रही है, के लैम्डा डी अपॉन के लैम्डा डी इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, dy एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कट करोगे, और एलिमेंट्री पार्ट अगर dy कट करोगे तो वहां चार्ज कितना होगा, dq होगा। फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, dq अपॉन dy होता है, वहां से dq निकाल लोगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, d इज इक्वल्स टू k लैम्डा सॉरी k d थीटा अपॉन d सेक थीटा का होल स्क्वायर, फिर d इज इक्वल्स टू k और d थीटा की जगह पे यहां से क्या पुट करोगे, लैम्डा dy पुट किया और फिर क्या आ जाएगा, d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दो वेरिएबल यहां पे आ गया तो dy को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई d, तो y इज इक्वल्स टू d tan थीटा, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे आप, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके उसको रखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू k लैम्डा d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो d से एक d कट गया, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, क्या बचा, k लैम्डा d थीटा अपॉन d। तो देखिए d इज इक्वल्स टू k लैम्डा d इनटू d थीटा, फिर उसको de को पुट कर दोगे यहां पे, ठीक है, फिर इंटीग्रेट कर दोगे, लिमिट रख दोगे, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अपने स्क्रीन को पॉज करके आराम से लिख लो बेटा, एक बार आप लोग देख के लिखो, दोबारा खुद से करना क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज करके लिख लो, चलो मैं मिटा रहा हूं। अब डी ई परपेंडिकुलर हम लोग निकाल लिए, ठीक है, आ जाओ, डी ई परपेंडिकुलर तो चलो भाई हमको आ गया। अब हम लोगों को दूसरा कंपोनेंट कौन सा निकालना है, डीई पैरेलल। क्या निकालना है बेटा, डीई पैरेलल निकालना है। चलिए आइए जरा डीई पैरेलल के लिए हम लोग बात करते हैं। ये है डीई पैरेलल, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है ना, आओ देखो डीई के प्लेस पे पुट करो फिर से, के लैम्डा अपॉन डी इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं होगा। आइए इंटीग्रेट बोथ साइड, सेम प्रोसेस, के लैम्डा बाई डी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, साइन थीटा डी थीटा, लिमिट वही सेम, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, यहां पे 0 से e डायरेक्ट पुट करना, ठीक है ना। इधर लिख रहा हूं, e पैरेलल कितना आ गया, देखिए के लैम्डा बाई डी। अब आ जाइए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। आ जाओ, e पैरेलल इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई डी माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस माइनस थीटा 2, क्या आ जाएगा, के लैम्डा डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये रहा ई पैरेलल का रिजल्ट क्या है,
ई पैरेलल का रिजल्ट आया k लैम्डा बाई डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब एक बात सुनिए, यहाँ पे ये मत कभी कंफ्यूज होना कि सर आपने 0 से e क्यों लिख रहे हो। डायरेक्ट ये e पैरेलल आप ऐसे भी लिख सकते थे, डी ई पैरेलल का कंपोनेंट इतना आया और टोटल करने के लिए हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है, ठीक है ना, उसके लिए कंफ्यूज मत होना। देखिए, और इसका एक और मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इस पॉइंट से ये जो पॉइंट होगी जहां से हम लोग थीटा 2 ले रहे हैं, इस पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो मिनिमम कितनी आ रही होगी, 0, और मैक्सिमम इस पॉइंट पर कितना हो सकता है, थीटा। क्यों? क्योंकि मान लेता हूं कि इस पर चार्ज कितना ले रहा हूं, 0 ले रहा हूं, और इस पर चार्ज टोटल कितना ले रहा हूं, क्यू। क्योंकि टोटल चार्ज तो इस पर कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। लैम्डा में लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल, यानी क्यू चार्ज इस पूरे एल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो इस पॉइंट पर हम लोगों ने चार्ज को क्या मान लिया, 0 मान लिया, और इस पॉइंट पर टोटल चार्ज क्यू मान लिया। तो यहाँ पर मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और यहाँ पूरे इधर क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। इसलिए भी हम लोग 0 टू e पुट करते हैं, उसके लिए मत घबराना, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान इसके ऊपर देना है, k लैम्डा d माइनस थीटा 2 से थीटा 1, और उसका इंटीग्रेट हमने कर दिया। दो फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है। प्रूफ आपको समझ में आ गया, ये प्रूफ आपके 12th के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं, प्रूफ तो हम लोग को चलो भाई समझ आ गया, अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। चलो बेटा देखो, न्यूमेरिकल इसके, चलो एक स्पेशल केसेस का कर लेते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। या चलिए आइए न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल मैं ले आया हूं आपको, हाँ चलो देखो क्या है न्यूमेरिकल में। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या दिया है, ये आपको कोई लैम्डा कूलम पर मीटर का एक रॉड दे दिया गया L लेंथ का, जिससे कि एक d डिस्टेंस है, और यहां से जो एंगल बन रहा है 60 बन रहा है, और इस साइड से जो एंगल बन रही है वो कितनी बन रही है, 30 डिग्री बन रही है, ठीक है ना। तो चलो जरा देखो क्या होगा बेटे। ऐसे क्वेश्चंस को ना जब कभी भी डील करो तो सबसे पहले क्या करो कि गिवन लिखो। गिवन से बताता हूं इंपॉर्टेंस क्या है। थीटा 1 इसका कितना होगा, 60 डिग्री। थीटा 2 कितना होगा भैया, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रॉड कितना होगा, d होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर होगा, इधर, और पैरेलल कंपोनेंट किधर, इधर। क्यों, आप ऐसा क्यों समझे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर इधर ही क्यों होगा और ई पैरेलल इधर ही क्यों होगा? क्योंकि मैंने बेसिक जो पहले कराया उसी के ऊपर जस्ट क्वेश्चन दिया हूं ताकि आप इसको खुद से विजुलाइज कर पाओ। देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इधर आ रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, मान लो यहाँ पे डी वाई छोटा सा कट किया होगा, उस पर चार्ज कितना रहा होगा, डी क्यू रहा होगा, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई आ रही होगी वो इधर आ रही होगी। तो भैया परपेंडिकुलर इधर होगा, इसको थीटा मान लेंगे हम, तो परपेंडिकुलर इधर हो गया, पैरेलल इधर हो गया। अगर माइनस ले लेता हूं, माइनस लैम्डा पर कूलम, तो क्या होता है,
ये परपेंडिकुलर इस साइड आ जाता बेटा और ये किधर हो जाता ऊपर। तो कॉमन सेंस से यहाँ पर डायरेक्शन को भी ध्यान रखोगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपसे पूछी जाती है, बट इस क्वेश्चन में मैंने नहीं पूछा है। तो आ जाओ सॉल्व करो। ई परपेंडिकुलर का बेटा फॉर्मूला क्या था? के लैम्डा डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आप लोग अपनी कॉपी में एक बार देख लोगे, आप लोगों को शायद याद ना हो, बट आपको धीरे धीरे याद कर लेना है, ठीक है। आ जाओ, अपना गिवन है तो ई परपेंडिकुलर का क्या वैल्यू आ जाएगा? के लैम्डा की तो वैल्यू नहीं दी गई है, के की वैल्यू पुट कर सकते हो 9 × 10⁹ डी एज यूजुअल दिया गया है, छोटो कांस्टेंट है, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब आइए देखिए, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाय डी, साइन 60 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो बेटा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसको अब ऐड कर सकते हो, डू इट, खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। पैरेलल वाला देखो, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग खुद से ही कर लोगे पैरेलल वाला, बट एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं अपनी तरफ से। के लैम्डा डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये है ना भाई, ठीक है। आ जाओ देखो, के लैम्डा बाई डी cos थीटा 2 यानी cos थीटा 2 कितना अपना 30। इसको भूल करके भी गलती मत करना बेटा, cos 60। और एक ट्रिक बता रहा हूं, छोटे वाले एंगल को हमेशा क्या लेना है? थीटा 2 लेना। उसका आगे चल करके बेनिफिट आपको समझ में आएगा न्यूमेरिकल्स में। देखो ई पैरेलल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? के लैम्डा बाई डी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। हाँ ठीक है, cos 30 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। आगे आप लोग कर सकते हो, डू इट। देखो अब एक बात देखो, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, आनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर एंगल ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर ज्यादा आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, आ रही है हमारा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? सही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है बेटा? सही है, बिल्कुल राइट है। अब एक और क्वेश्चन देता हूं, सेम क्वेश्चन का लैंग्वेज, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और उस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीजों को चेंज करता हूं, ठीक है।